अस्पताल की राहदारी में खड़ा इस वक्त वो उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर पेशा वराना अफसरदगी छाई हुई थी। डॉक्टर साहब, कोई तो हल होगा, कोई आखिरी उम्मीद। मैंने बैरूने मुल्क ले जाता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। इसकी जरूरत नहीं है, आप इन्हें घर ले जाएं और इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें जब तक कि ये आपके साथ हैं। इसके अलावा और कोई हल नहीं। डॉक्टर ने इसे मायूस छोड़ दिया। वो नाउम्मीद सा वहीं खड़ा रह गया। आंखों से आंसू लगातार बहने लगे थे। जमशेद शाह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि इसके लिए जिंदगी भर का सहारा थे, जिनकी खातिर वो पिछले 5 साल से पाकिस्तान में रुका हुआ था। हालांकि वो बैरूने मुल्क से तालीम हासिल करने के बाद वहीं सेटल होने का इरादा रखता था, वहीं से बिजनेस की शुरुआत करना चाहता था। लेकिन जब जमशेद शाह की बीमारी की वजह से वो इनके पास ही इनके मुल्क में था, क्योंकि बकौल इनके वो अपने मुल्क में ही मरना चाहते हैं। किसी गैर मुल्क में मर जाना इनके लिए शर्मिंदगी का बायस है। और आज डॉक्टर ने सारी उम्मीद ही खत्म कर दी थी। वो अंदर दाखिल हुआ। शैला बेगम ने बेपरवाही से एक साइड पर बैठी हुई अपने मोबाइल पर स्क्रोलिंग कर रही थी, जबकि जमशेद शाह मजबूत अंदाज में बिस्तर पर बैठे थे। इनके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। इसने आगे बढ़कर चेक करके इनके चेहरे को देखा और एक मुस्कुराहट से इन्हें अपने साथ होने का एहसास दिलाया था। इनके चेहरे पर बहादुर सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। घर चलें, जैसे इनके दिल ने सब कुछ महसूस कर लिया हो। जी, डॉक्टर से बात हो गई है, यही मेडिसिन चलेगी, अब हमें जाना चाहिए। 1 माह के बाद दोबारा चेकअप करवाने आएंगे। इन्होंने सहारा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और महरोज ने इनका हाथ मजबूती से थाम लिया। इन्होंने नरमी से इनके हाथ को पकड़ रखा था, जबकि महरोज ने इन्हें मुकम्मल सहारा दे रखा था। वो इसे गाड़ी तक लेकर आए। शैला बेगम तो गाड़ी में आकर फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। इन्हें कोई परवाह नहीं थी, वो यहाँ तक चली आई थी, यही काफी था। ना इन्हें जमशेद शाह की बीमारी से मतलब था और ना ही अपने बेटे की हमदर्दियों से, बल्कि वो तो हमेशा महरोज की बढ़ती हुई हमदर्दियों से खार खाती थी। वो इन्हें लेकर घर आ गया। कमरे में इन्हें लाने के बाद इन्हें मेडिसिन खिला दी। इनकी केयर टेकर इनके पास ही थी, जो पिछले 5 सालों से इनकी केयर कर रही थी। मिस रोज, आप इनका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अगर इनकी तबीयत में जरा सी भी तब्दीली आए तो मुझे फौरी तौर पर अपने कमरे से बुला लें। इसने कह दिया था। पिछली एक रात से वो अस्पताल में खवार हो रहा था। एक पल के लिए बेसिर सुकून नहीं आया, लेकिन इस वक्त भी वो अपने दादा के लिए फिक्रमंद था। ओके सिस्टर, मैं बहादुरी का मुजाहरा करना है, दवा लेकर सो जाएं, मैं भी थोड़ा सा आराम करने जा रहा हूँ। मुस्कुराते हुए ने कहकर वो कमरे से बाहर निकल आया। इसका रुख अपने कमरे की जानिब था। कमरे में जाने के बाद वो फ्रेश हुआ। जहन में एक ही सोच हलचल मचा रही थी। वो नहीं जानता था सांसों की कौन सी डोर आखिरी हो और इसके हाथ से जमशेद शाह का हाथ सरक जाए। वो पिछले 2 सालों से कैंसर में मुब्तला था और अब बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सेहतयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी। इसने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन शायद जमशेद शाह की बढ़ती हुई उम्र की वजह से बीमारी मुकम्मल तौर पर इन पर काबिज हो गई। और एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जमशेद शाह की जिद। हालांकि इसने कितनी बार कहा था कि वो बैरूने मुल्क इनके साथ जाएं, लेकिन वो कभी भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे और सिर्फ इनकी वजह से वो अटका हुआ था। वो शाम तक अपने कमरे में सोया रहा और डिनर के करीब ही मुलाजमा की दस्तक पर बेदार हुआ। डिनर के लिए शाह साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, मुलाजमा ने कह दिया और इसने इस बात में सर हिला दिया। दादू पिछले चंद दिनों से गजा ठीक तरह से हजम नहीं कर पा रहे थे। बस सूप, दलिया और खिचड़ी, इसके अलावा कुछ भी हजम नहीं होता था। लेकिन फिर भी अपनी रूटीन को मद्देनजर रखते हुए वो हर बार सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते। वो नीचे आया। मुस्कुराते हुए वो सीढ़ियां उतर रहा था जब डाइनिंग टेबल पर इसने दादा के साथ अपनी फैमिली के पुराने वकील को देखा। इनका अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहता था। ये इसके लिए हैरानगी की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ हैरान हुआ। शैला बेगम शायद भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। सलाम करते हुए वो कुर्सी पर टेक गया। जब कुछ ही देर के बाद हील की टिक टक करती हुई शैला बेगम अपने बालों को झटकते हुए कमरे से बाहर निकली। इस वक्त वो उम्र की 50वीं सरहद को पार कर चुकी थी, लेकिन फैशन आज भी वैसे उतरकर चलना, मगरूर सी खड़ी नाक, मगरूर लहजा और रौनक भरा अंदाज कुछ भी नहीं बदला था। चाहे वो बुढ़ापे की तरह सफर कर रही थी, लेकिन इन पर अभी तक जवानी का ऐसा गुलबा छाया हुआ था जो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं था।
वो भी शायद एडवोकेट को देखकर हैरान हुई। आंखों ही आंखों में इन्होंने महरोज से सवाल किया था, लेकिन इसने लाइल्मी का इजहार किया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। महरोज, मेरे कमरे में आओ। आइए सयाल साहब। खाने से फारिग होकर वो जो ही उठा, जमशेद शाह ने हुक्म दिया था और इनके पीछे चल पड़ा। शैला बेगम ने भी आने के लिए कदम उठाए थे, मगर इसके इशारे पर वहीं रुक गए। लेकिन आंखों के साथ वो अपने बेटे को तंबीह करना नहीं भूली थी कि अगर जायदाद या किसी भी चीज का तस्करा तो वो खामोश ना बैठे, क्योंकि ये सब कुछ इसी का था। जमशेद शाह के बाद सब कुछ वही संभालने वाला था, क्योंकि शाह हवेली का वो इकलौता वारिस था और वो नहीं चाहती थी कि इनकी जायदाद का एक जरा भी किसी और में तकसीम हो। अगर इनका बस होता तो वो खुद ही अंदर जाकर फैसला कर लेती, लेकिन जमशेद शाह के खौफ की वजह से वो अंदर नहीं आ पाए। सोफे पर 3 नफूस टिके हुए थे। गहरी खामोशी छाई हुई थी जब जमशेद ने इशारा किया और सयाल एडवोकेट ने फाइल को खोल लिया। शायद सब कुछ इनके दरमियान तय था। जमशेद शाह ने फाइल इसकी जानिब बढ़ाई। मैंने अपना सारा कुछ तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दिया है, लेकिन एक शर्त पर। वो हैरत ज़दा नजरों से इन्हें देखता रह गया। इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी सब कुछ आपके पास था, ये काफी है। हालांकि दिल में हलचल मची हुई थी। वो नहीं चाहता था कि दादा के बाद सब कुछ किसी भी ट्रस्ट के हवाले हो जाए, जैसा कि इनकी देरीना ख्वाहिश थी। लेकिन अब इसे हैरानगी हो रही थी इनके बदलते हुए रवैये पर। हालांकि इन्होंने कह रखा था कि अपनी जायदाद का 50% हिस्सा वो ट्रस्ट के हवाले कर देंगे और 50% ही इसके हवाले किया जाएगा, जिससे वो अपने बिजनेस की बुनियाद रखकर बहुत तरक्की कर सकता है, क्योंकि खुदा ने इन्हें दौलत की फरावानी अता की थी। कैसी शर्त? इसने फाइल की जानिब बस एक नजर डाली थी और इन्हें बंद करके टेबल पर रख दिया। जमशेद शाह अपने पूरे रोब और दबदबे के साथ बैठे थे, जबकि सयाल भी पेशावराना मुस्कुराहट के साथ इन दोनों के चेहरों को देख रहे थे। मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अपनी पूरी जायदाद में से 20% हिस्सा मैंने ट्रस्ट के हवाले कर दिया, जो ट्रस्ट जाहिर शाह के नाम पर रखी गई थी, क्योंकि ये तुम्हारे बाबा के लिए बहुत जरूरी है और शायद मेरी आखिरत के लिए भी। इन्होंने एक नर्म मुस्कुराहट के साथ बात का आगाज किया। वो हैरत से इन्हें देखता रह गया। इसके दिल में तसल्ली हुई थी। मेरा बाकी सब कुछ तुम्हारा है। ये तुम्हारे नाम ऑफिशियली मुंतकिल हो जाएगा जब तुम पाकिस्तान में रहकर किसी भी लड़की के साथ निकाह करके शादी के बंधन में बन जाओगे। अगर तुम बैरून मुल्क जाकर किसी भी गैर मजहब की लड़की से शादी करके अपने फ्यूचर को बर्बाद करते हो, तो इस सूरत हाल में मेरा सब कुछ जाहिद शाह ट्रस्ट के हवाले हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी शर्त है। वो हैरत ज़दा रह गया। दादू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसने अपने लहजे को सख्त होने से रोका था। आप इस वसीयत के गवाह हैं। आप जा सकते हैं सयाल साहब। जमशेद शाह ने एडवोकेट को वहां से भेजना मुनासिब समझा। दिन ब दिन इनकी तबीयत गिरती जा रही थी। अपने अंदर होने वाली तब्दीली को वो बगौर नोट कर रहे थे और ये सब कुछ बहुत जरूरी था। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को मेरी जिंदगी में ही पूरा करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता। तुम बैरून मुल्क जाकर किसी भी ऐसी लड़की को अपनाओ जिसका कोई दीन मजहब भी नहीं है। वो हमेशा की तरह अपनी जिद पर अटक गए और वो हैरत से इन्हें देखता रह गया। शैला बेगम भी वकील के जाते अंदर दाखिल हुई और इन दोनों के मुकालमे को सुनते हुए हैरानगी से वहीं बैठे। आप जानते हैं कि मैं यहाँ साथ सब कुछ फाइनल कर चुका हूँ। हमारे दरमियान पिछले 6 सालों से ताल्लुक है और मैं इसे इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता। मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। वो अपनी इज्जत पर अटका हुआ था। इंग्लैंड से वापसी के बाद इसने ये ख्वाहिश सबके सामने रख दी थी कि वो परिहान से शादी के बंधन में मुंसलिक होना चाहता है, और परिहान एक ईसाई लड़की थी, जबकि बड़े शाह ये चाहते थे कि वो सैयद खानदान का बेटा है, इसलिए किसी मुसलमान लड़की से शादी करके अपनी नस्ल बढ़ाएगा। अगर इसने इस घर में किसी भी ऐसी लड़की को लाने की कोशिश की तो इनसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी जिंदगी में तो इन्होंने इसे इस जिद से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो चाहते थे कि इनके मरने के बाद भी वो कायम रहे। वो किसी सूरत भी अपने आने वाली नस्ल को खराब नहीं कर सकते थे। महरोज इनका इकलौता पोता था और इनकी नस्ल का वारिस। शैला बेगम काफी बदमजा होकर मुंह बसोड़ने लगी। ये मेरे बेटे की जिंदगी है डैड, आपको इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने हमेशा की तरह सख्त लहजे का इस्तेमाल किया था। मैं एक बार ये गलती कर चुका हूँ जब जाहिद ने मुझसे कहा था कि बाबा मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करे, और मैंने इसकी ख्वाहिश पर सर झुका लिया, जिसका अजाला मुझे आज तक भुगतना पड़ा है। इन्होंने गहरा तंज किया। शैला बेगम के चेहरे की रंगत गारत हो गई।
वो हमेशा से एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू और अच्छी माँ बनने में नाकाम रही थी। इन्होंने हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर खुद को इन हंगामों में मुलविस रखा जो हकीकत में इनके लिए फायदेमंद नहीं थे। वो परेशान सा वहीं सर झुकाए बैठा था। कोई रास्ता नहीं था। जमशेद शाह अपनी शॉल को संभालते हुए उठ खड़े हुए। फैसला तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत इतनी ही अजीज है तो तुम इस सब कुछ से दस्तबरदार हो जाओ। ये सब कुछ जाहिद शाह ट्रस्ट के हवाले कर दो और अपने लिए इस लड़की का इंतखाब कर लो। मैं भी देखूं कि जब तुम्हारे पास नाम, वकार, इज्जत और पैसा नहीं होगा तो वो कैसे तुम्हारे नाम के साथ मुंसलिक हो गई। वो कहते हुए कमरे से चले गए, जबकि शैला बेगम तो भड़क उठी थी। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो ना दो, लेकिन तुम पर तो इनके इश्क का भूत सवार था। अब भुगतो। वो सीखा होते हुए कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो सर थाम कर बैठ गया था। परिहान और वो यूनिवर्सिटी में इकट्ठे तालीम हासिल करते थे। परिहान इनकी फैमिली से वहीं सेटल थी और इन दोनों के दरमियान नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। ये सच था कि इसने आज तक अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, लेकिन वो परिहान के साथ शादी का इरादा रखता था। इसके साथ दिली तौर पर मुंसलिक था और अब जमशेद शाह की इज्जत। वो हैरान और परेशान रह गया। गुस्से से फाइल मेज पर पटकते वो कमरे से बाहर चले गए। इसकी गाड़ी का रुख अभी के एक घर की जानिब था। बाहर जगह जहां वो अपनी सारी परेशानी इसके सबूत करके इसे हल ढूंढने पर लगा देता और खुद मुतमईन हो जाता। लो जी, अब आया उन पहाड़ के नीचे। जोरदार ताली बजाकर हंसते हुए अदनान ने हमेशा की तरह इसका मजाक उड़ाया और वो सुर्ख आंखों से इसे देखता रह गया। वो संजीदा था। अदनान की हंसी को बेक लग गई। ठीक है, बड़ा मसला है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम खुद को यूं हलकान कर लो। अदनान इसका बेहतरीन दोस्त था। यहाँ अपने बाप के साथ इसका बिजनेस संभालते हुए वो अच्छी खासी जिम्मेदारियों से निपट रहा था। इसकी फैमिली थी, एक बेटे का बाप था और महरोज के साथ इसकी अच्छी दोस्ती थी। हालांकि दोनों हम उम्र थे, लेकिन महरोज अभी तक कंवारा था और अदनान को ये बात काफी अजीब भी लगती थी। इसलिए वो हमेशा कहा करता था कि वो पाकिस्तान में ही किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। परिहान इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि वो इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे, जबकि वो हमेशा ही इसके बाद कोई इग्नोर करते हुए कह देता कि परिहान के साथ वो दिली तौर पर मुंसलिक है और कभी भी किसी ऐसी लड़की का इंतखाब नहीं करेगा, क्योंकि वो परिहान को जुबान दे चुका है। और अदनान भी इसकी इज्जत के आगे खामोश हो जाता और अब इसका इतना बड़ा मसला सुनकर भी इसे बार बार हंसी आ रही थी। अगर मैंने अब तुम्हारे दांतों को बाहर आता हुआ देखा तो सच में इन्हें तोड़ कर रख दूंगा, इसने गुस्से से कहा और अदनान ने बामुश्किल खुद को संभाला। मुझे इस चीज का कोई हल चाहिए, कोई फौरी हल। क्या तुम्हारे पास कुछ है? इसने सवालिया नजरों से इसे देखा। हाँ बिल्कुल, परिहान को पाकिस्तान बुलाओ और इसे कन्विंस करो कि वो दादा के सामने इस्लाम कबूल कर ले। वो तुम्हारे साथ निकाह करके शादी के बंधन में बन जाए और हमेशा के लिए यहाँ सेटल हो जाए। ये किसी भी लड़की के लिए आसान हो सकता है अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो। तुम जानते हो वो कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं इसे कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। इसने अफसुर्दगी से अदनान के चेहरे को देखा था। बहुत खूब, एक लड़की अपनी इज्जत पर कायम है, अपना मजहब और अपनी जगह नहीं छोड़ सकती, जबकि तुम मर्द होकर इसके लिए सब कुछ छोड़ने पर तैयार बैठे हो। वो हमेशा की तरह तंज पर उतर आया और महरोज उकताकर उठने लगा। अदनान फौरन इसका बाजू पकड़ लिया था। बैठे रहो, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और हल है। वो बिल्कुल संजीदा था। महरोज इसकी आंखों में देख रहा था। दादा की रजामंदी के लिए किसी ऐसी लड़की से निकाह कर लो जो कि मजबूर हो और जरूरतमंद भी। इसके बाद तुम्हें उसे तलाक दे देना। तुम कह रहे हो ना कि डॉक्टर से तुम्हें ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाई, कम से कम वो 2 माह मजीद जिंदा रह लेंगे। परवरदिगार इनकी उम्र दराज फरमाए, लेकिन ये हकीकत है और तुम्हें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस मुश्किल से निकलना है तो वो संभल कर बात कर रहा था, क्योंकि मेरे उसको कब क्या बुरा लग जाए इससे कुछ बैद नहीं था। अदनान के बाप के भी जमशेद शाह के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और दोनों बिजनेस के हवाले से भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे, इसलिए इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी थी। इसकी आंखें पल भर में चमक उठी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कौन होगा ऐसा जो इस तरह के रिश्ते पर राजी हो जाए? अदनान भी पुरसोच नजरों से इसे देखता रह गया। मैं कोशिश करूंगा, तुम भी कोशिश करो। कोई ऐसी लड़की जरूर मिल जाएगी जो किसी भी शरीफ घर से हो और तुम्हारा राज भी रखे और अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाए। इसके बाद तुम इसे मतलूबा रकम दे देना और इसे अपनी जिंदगी से अलग कर देना। तुम दोनों को कोई एतराज भी नहीं होगा। इसकी जिंदगी संवर जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। इसने अपनी तरफ से बहुत मुखलिस मशवरा दिया था और इसका मशवरा मुकाबिल को अच्छा भी लगा। मुझे शाम तक कोई अरेंज चाहिए, इसने अदनान से कह दिया और घर वापस चला आया।
अगली सुबह अदनान ने इसे अपने ऑफिस में बुलवाया था और यही कहा कि वो इसे किसी को मिलवाना चाहता है। अभी कुछ मिनट्स गुजरे थे जब वो कमरे में दाखिल हुई। सर पर खूबसूरती से दुपट्टा सजाकर हाथों में फाइल्स उठाए वो झुकी हुई नजरों के साथ अंदर दाखिल हुई और अंदर दाखिल होते ही सलाम किया था। अदनान ने नरमी से सलाम का जवाब दिया और इसे बैठ जाने का इशारा किया। इसके हाथ बाजें कांप रहे थे, नजर झुकी हुई थी, जबकि महरोज ने इसके चेहरे पर एक नजर डाली और फिर अपनी निगाहों का रुख मोड़ लिया। वो शक्ल सूरत से बहुत मासूम नजर आ रही थी। कम उम्र मासूम सी लड़की, ये मिस अनाया है। पिछले चंद दिनों से ये जॉब के सिलसिले में हमारी कंपनी से राब्ता कर रही है। शहर के हॉस्टल में रिहाइश पसीर हैं और इन्हें जॉब की अशद जरूरत है। तुम इनसे अपना मौकफ बयान कर सकते हो। अदनान इसे कहते हुए उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि वो हैरत से महरोज को देखती रह गई, जैसे मामले को समझने की कोशिश कर रही हो। और महरोज भी तजब्जुब का शिकार था। वो नहीं जानता था कि बात का आगाज कहाँ से करना चाहिए। देखिए, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आपको जॉब की जरूरत है, आप एक शरीफ और पढ़ी लिखी लड़की मालूम हो रही हैं और मुझे भी एक ऐसी लड़की की जरूरत है। आपको मुझसे निकाह करना होगा। 1 या 2 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर इसने कह दिया और वो फौरन ही कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बेयकीनी से वो महरोज का चेहरा देखती रह गई। चेहरे की सफेद रंगत में सुर्खियां खिलने लगी थी, जैसे वो उसकी बात को गलत रंग दे रही हो। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे पहली बार महरोज के सामने जुबान खोली थी और महरोज भी फौरन उठ खड़ा हुआ। देखिए, कुछ जरूरी मामलात की वजह से बहुत जरूरी है। ये निकाह सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा, 1 या 2 महीने की बात है। आपको इज्जत के तहफ्फुज के साथ साथ रिहाइश भी फराहम की जाएगी। आपको मेरे साथ मेरी हवेली में रहना होगा और मैं खुद को मेरी बीवी के तौर पर जाहिर करना होगा। इसने खड़े खड़े कह दिया था। अनाया बस इसका चेहरा देखती रह गई। हमारे दरमियान कोई भी किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं होंगे। जैसे मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा, एक दूसरे से लड़की एक दूरी इख्तियार कर लेंगे। आपको सिर्फ मेरे नाम के साथ मुंसलिक होकर रहना है। पुरसोच नजरों से महरोज को देखते हुए वो वहीं टिक गई थी। आंखों के गोशे जैसे नम हो रहे थे। वो इसे इस वक्त निहायत मजबूरी का शिकार लग रहे थे और फिर इसने मौजजाती तौर पर इकरार कर लिया। ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरे उसको यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी, लेकिन वो इसकी सोच से ज्यादा मजबूर और मासूम लड़की थी। क्या आप इस हवाले से अपने घर वालों को इन्वॉल्व करेंगी? महरोज ने पूछ लिया और इसे नफी में सर हिला दिया। ये मेरे लिए एक जॉब की तरह होगा, मुझे किसी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। महरोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितना खुश है। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल वैसी थी जैसे कि जमशेद शाह को बहू चाहिए थी। जिंदगी के इस आखिरी लम्हे में वो अपने दादा के चेहरे पर इत्मीनान देखना चाहता था, एक खूबसूरत मुस्कुराहट और शायद वो सब कुछ भी जिसे वो अपना हक समझता था। इसने शैला बेगम को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। शैला बेगम ने इस लड़की से मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन महरोज ने इनकार करते हुए कह दिया कि जरूरत नहीं है, वैसे भी वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकाह का इरादा रखता है। और ऐसा ही हुआ। इसने जमशेद शाह को कॉल किया और अगले 1 हफ्ते के अंदर अदनान की फैमिली और अपनी फैमिली को इकट्ठा करके इसने सादगी से एक शाम निकाह की तकरीब रख ली। अदनान ने पहले सारे इंतजाम समेट लिए थे और जमशेद शाह तो बेतहाशा खुश थे। ऑफ वाइट कलर के शरारे में वो बिल्कुल खामोश, इसके पहलू में विराजमान थे। निकाह शुरू हुआ। सबके सामने इसने निकाह नामे पर दस्तखत किए, लेकिन इससे पहले वो एक एग्रीमेंट पर दस्तखत कर चुकी थी, जिसके मुताबिक इन दोनों के दरमियान सिर्फ कागजी रिश्ता होगा जो दोनों की बाहमी रजामंदी पर अलहदगी अख्तियार कर लेगा, चाहे चंद दिनों के लिए सही। लेकिन वो अनाया अली से अनाया महरोज शाह बन चुके थे। जमशेद शाह ने तो इसका माथा चूमते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। वो बेतहाशा खुश थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी किसी आखिरी ख्वाहिश को मुकम्मल कर दिया गया हो और महरोज इनको देखकर मुतमईन था। दुल्हन को महरोज के कमरे में मुंतकिल कर लिया गया। शैला बेगम तो इस मिडिल क्लास लड़की को देखकर हैरान थी जो उनके बेटे की जिंदगी पर मुसल्लत हो चुकी थी, लेकिन चंद दिनों के लिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, इन्हें इस लड़की को बर्दाश्त करना था। डिनर के बाद अदनान की फैमिली घर वापस चली गई। इसने दादा को मेडिसिन खिलाई तो इन्होंने प्यार से इसकी तरफ हाथ थाम लिए। मुझे तुम पर यकीन है, तुम हमेशा इस लड़की का ख्याल रखोगे। वो बस इनकी आंखों में देखता रहा, इनकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए इसने झुककर इनकी पेशानी को छू लिया। बिल्कुल, क्यों नहीं रखूंगा, आखिर आपकी बहू है वो। लेकिन अब आप सो जाएं, आपके आराम का वक्त है। वैसे भी आज आपने काफी खुशियां मना ली। इन्हें सुलाते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया। इसका रुख अब अपने कमरे की जानिब था, जहां बिस्तर पर बैठा हुआ वजूद तजब्जुब का शिकार था।
ماں باپ کی وفات کے بعد وہ کب بھائیوں کے لیے بوجھ بن گئی اس سے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ دو بھائی دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اس گھر میں وہ گھن چکر بن کر رہ گئی، کبھی ایک بھائی کے دروازے پر تو کبھی دوسرے بھائی کے دروازے پر۔ بھابھیوں کے اخراجات کا رونا، اور اس نے اس سب سے تنگ آ کر ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ 1 سال تک وہ ٹیچنگ کرتی رہی، معاملہ سلجھ نہیں پایا۔ معمولی تنخواہ میں بھلا اس سے بھابھیوں کے اخراجات پورے ہو سکتے تھے؟ تنگ آ کر اس نے شہر میں آ کر نوکری کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ بھابھیاں باقاعدہ اخراجات میں سے حصہ طلب کرتی تھی۔ بھائیوں کی رضامندی سے اس نے ہاسٹل میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک آفس میں جاب ملی، لیکن وہاں کا باس کافی سخت تھا اور گھمنڈی انسان تھا، اس لیے اسے اس جاب سے دستبردار ہونا پڑا۔ اور اب آ کر وہ ایک ایسی مشکل میں پھنس چکی تھی جہاں کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ اس نے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا، یہ بھی اس کے لیے ایک جو بھی تھی جس کے اختتام پر اسے دوبارہ اس گھر میں جانا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر ابھی تک بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید وہ خود تذبذب کا شکار تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کمرے سے باہر چلے جانا چاہیے یا یہیں بیٹھے رہنا چاہیے، جبکہ وہ اسے حیرت سے دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح نئی نویلی دلہنوں کی طرح میرا انتظار کرتی رہو گی۔ اس نے آتے ہی طنز کا تیر چلایا تو وہ بوکھلا کر جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی۔ گیردار شرارے میں پاؤں اٹکنے کی وجہ سے اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل زمین بوس ہو جاتی، جب مہروز کی مضبوط بازو نے اسے سہارا دیا۔ اس کی دھڑکنیں اس کے بازوؤں پر رقص کر رہی تھیں، جبکہ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھوں کو میچ رکھا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، ہلکا پھلکا میک اپ اور خوبصورت جولری میں وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ مشرقی خوبصورتی، دل میں ایک پل کے لیے خیال آیا اور دوسرے ہی پل اس نے سر جھٹک دیا۔ تم صوفے پر ایڈجسٹ کر لو گی؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا، اور عنایا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، چینج کر کے صوفے پر چلی جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، نئی نویلی دلہا دلہن کی طرح تو ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ وہ خود بھی اپنے لیے کمفرٹیبل شرٹ ٹراؤزر نکال کر چینج کرنے چلا گیا، جبکہ وہ آئینے کے سامنے ہو کر جولری اتارنے لگی۔ یہ سوچ چپ چاپ وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ بے آرامی کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سو تو نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اس شخص کا حکم تھا، اور ویسے بھی وہ اس سے اتنی امید نہیں لگا سکتی تھی کہ وہ اس سے بیڈ شیئر کرے گا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا بڑا کمرہ دیکھا تھا۔ اتنا شان و شوکت سے بھرا ہوا شخص اس کے شوہر کے درجے پر فائز تھا۔ چاہے وہ جتنی بھی سنجیدہ تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی۔ رات دیر تک عجیب و غریب سے ایسے ساتھ اس کے جذبات سے کھیلتے رہے۔ دل نے انجانی سے خواہش کی کہ کیا ہو اگر وہ ہمیشہ کے لیے اس کا شوہر بن جائے، اور اس خیال کے آتے ہی ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کر گئی، اور اگلی پل اس نے سختی سے سر جھٹک دیا۔ کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ لا حول ولا قوت، پڑھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، اور کچھ دیر کے بعد نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ دونوں نے اپنی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ ایک منصوبے کے تحت انہوں نے ایک ایسے رشتے کو بن لیا جو ان کے لحاظ سے ایک بالکل بے بنیاد اور کمزور سا تعلق تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ قسمت کا پلٹ کر ان دونوں کو مضبوط گٹھ بندھن میں باندھنے والی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ان کی بنیادوں کو مضبوط کر دے گا۔ اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ شیلا بیگم کی من مرضی اور پریحان کی محبت کی تڑپ کب اس شخص کے پہلو سے آزاد کر دے جس کے ساتھ وہ منسلک ہو کر زندگی کی ایک نئی طرز کا آغاز کر چکی تھی، جو کہ بالکل مختلف تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا منفرد تھا۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ بیدار ہو گئی۔ یہ اس کی بچپن سے روٹین تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے تلاوت کی۔ جب مہروز کی آنکھ کھلی، کمرے میں ایک نئے وجود کے اضافے پر اسے کافی زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ شاید وہ عادی ہو چکا تھا اب اکیلے رہنے کا۔ ویسے تو پریحان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھا، لیکن اس نے پریحان سے اس خبر کو مخفی رکھا، اور باقی سوشل سرکل سے بھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی خبر سن کر پریحان کا ری ایکشن غلط ہو اور وہ جذباتی پن کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے خاموشی بہتر تھی۔ وہ اٹھنے کے بعد فریش ہوا۔ اس لڑکی سے وہ کچھ زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ بھی اس سے دور دور تھی۔ اس نے خود سے مہروز کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باہر آیا تو اس کی شرٹ بیڈ پر پڑی تھی، جسے وہ حیرت سے دیکھتا رہا۔ تمہیں سب کی ضرورت نہیں ہے، ملازمہ ان سب کاموں کے لیے موجود ہے، اور ویسے بھی میں اپنی چیزیں خود پسند کرتا ہوں۔ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب مہروز نے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں شاہ صاحب، یہ شرٹ ملازمہ رکھ کر گئی ہے،
अपनी बेवकूफ़ी पर वो हल्का सा शर्मिंदा हुआ। वो कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा था। तैयार होने के बाद वो दोनों नीचे आ गए। दोनों एक दूसरे से उखड़े उखड़े थे। दोनों ने एक दूसरे के करीब होने की कोशिश नहीं की थी, ना तो एक दूसरे को बिला वजह मुखातिब करने की। नाश्ते की टेबल पर शैला बेगम और जमशेद शाह पहले मौजूद थे, जो इन दोनों को आता हुआ देखकर खिल उठे। शैला बेगम के चेहरे की रंगत गारत हो गई। इन्हें अच्छा नहीं लगा कि वो मिडिल क्लास लड़की इनके साथ बैठकर नाश्ता करती। हालांकि इसकी इतनी औकात नहीं थी। अगर इसके बेटे ने ये कदम उठाना ही था तो किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकता था जो इनके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरे, जिससे वो अपनी फर्जी बहू ही समझे, लेकिन मुतारिफ करवाते हुए शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। जमशेद शाह के आगे इसमें सर झुकाया तो इन्होंने नरमी से मोहब्बत भरे अंदाज में सर झुकाया तो शाह साहब ने इसके सर पर हाथ फेरा। जीती रहो मेरी गुड़िया, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा इजाफा देखकर। पहली सुबह हम सबके साथ मुबारक हो। आज वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे। वो देर तक इनके चेहरे को देखती रही। इस निगाह के पीछे क्या राज था वो अभी तक इस बात से वाकिफ तो नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों इन्हें इनके शफीक चेहरे को देखकर एक अजीब सा एहसास घेर लेता और फिर इन पर शफकत रवैया। शैला बेगम ने तो नाक चढ़ाते हुए जूस का ग्लास उठाया और अपने कमरे में जाने लगी। आप कहाँ जा रही हैं मॉम? आपकी बहू के साथ पहली सुबह है, नाश्ता मिलकर करते हैं। महरोज ने मामले को संभालने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि जमशेद शाह के सामने कोई भी बदमज़गी हो। इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ, और वैसे भी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। शैला बेगम को वो लड़की एक आंख नहीं भाती थी। इन्हें हमेशा से मिडिल क्लास लोग बहुत ड्रामेबाज और लालची लगते हैं, जिन्हें से पैसे से मतलब होता, और फिर ये लड़के जिसने पैसों की खातिर अपनी जिंदगी एक शख्स के साथ चंद दिनों के लिए मुंसलिक करने का फैसला कर लिया और अब एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार करके इनके ससुर के इर्द गिर्द घूम रही थी। हालांकि हकीकत क्या थी कोई भी किसी के दिल से पूछकर फैसला नहीं करता। कभी कभी हम अपने खुद साख्ता असूलों में इतने मगन हो जाते हैं कि हमारा अंदाजा ही नहीं होता कि हम किसी के मुतालिक क्या सोच रहे हैं, और बाद में ये बात हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाती है। अगर इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचे, मस्बत राह पर चले, तो शायद इसे कभी भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इस घर में इसे अपनी हैसियत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया। महरोज सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि इसने घर के बाकी कामकाज को संभाल लिया था। जमशेद शाह के कमरे में जाकर इसने मिस रोज से इनकी सारी ही मेडिसिन पूछ ली, इनकी तबीयत के बारे में पूछा, और इन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। एक पल के लिए भी इसने अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया। इसका मासूम चेहरा बगैर किसी मेकअप के भी काफी मासूम और खिला खिला नजर आ रहा था। शैला बेगम किचन में दाखिल हुई तो इसे मुलाजमा के पास खड़ा देखकर काफी हैरान हुई और फिर कदम कदम चलती हुई इसके करीब आ गई। अच्छा लगा मुझे देखकर कि तुमने आते ही अपनी औकात संभाल ली। चाहे तुम घर में 1 महीना रहो या 2 महीने, लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इनका लहजा काफी सख्त था। वो इससे दूर रहकर बात कर रही थी जैसे वो कोई अछूत हो। वो नरमी से मुस्कुराते हुए सर झुका गई। चाहे मैं इस घर में 1 महीने के लिए हूँ या 2 महीनों के लिए, लेकिन इतने अरसे में भी मेरी औकात यही है कि मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, क्योंकि इसके निकाह में। इसका लहजा बहुत नरम था, चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। वो तल्ख लहजे में बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी शैला बेगम ने आगे बढ़कर इसके मुंह को बुरी तरह दबोच लिया। तुम जानती भी हो कि ये निकाह तुम्हारे साथ किस लिए हुआ है? सिर्फ पैसों की खातिर। तुम सिर्फ अपनी कीमत हासिल करने के लिए यहाँ हो। ये औकात है तुम्हारी और मेरे बेटे की बीवी समझने की। ये खुद को शाह खानदान की बीवी समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि मेरा बेटा किसी और में इन्वॉल्व है और वो तुम जैसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता। हाँ, अगर तुम खुद इसको बीवी समझ रही हो और बेहतर है ज्यादा पैसों पर बिकी हुई रखेल समझ लो। इसके चेहरे की रंगत बेतहाशा सुर्ख हो गई। इससे सख्ती से इनका हाथ झटक दिया था। अगर वो महरोज की मां ना होती तो शायद वो भी इनकी तरह गिरी हुई हरकत करती, लेकिन ये बात इसकी इज्जत नफ्स के खिलाफ थी। आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं, मुझसे बड़ी हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए आज के बाद ये अल्फाज अपनी जुबान से निकालने का सोचिए कभी मत। उंगली से इन्हें वार्निंग देते हुए वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो बेतहाशा रोई थी। क्या मुकद्दर ने इसे सिंपल ला खड़ा कर देना था, जहां वो खुद को इस शख्स की रखेल समझ रही थी, या लोग इसे सिर्फ एक रखेल की हैसियत से तस्वुर करते थे? शाम महरोज कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। सलाम करते हुए वो आगे बढ़ी और महरोज के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई।
जबकि महरोज ने इसका बेतहाशा सुर्ख चेहरा देखा तो इसे हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ था। क्या कोई बात करना चाहती हो? वो लिए दिए अंदाज में बात कर रहा था, जबकि इसने डायरेक्ट महरोज की आंखों में देखा था। एग्रीमेंट पर मुझे ये भी साइन करवा लेना चाहिए था कि मैं यहाँ अपनी इज्जत नफ्स पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं आपको बता दूं कि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ और अगर बात मेरी इज्जत पर आई तो मैं खड़े खड़े हर तरह के एग्रीमेंट को तोड़ दूंगी। इसने कह दिया और महरोज इसे देखता रह गया। आखिर हुआ क्या है? मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही। वो पहली बार इस लड़की को गुस्से में देख रहा था। इसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। गहरे दुख से भरा हुआ अंदाज, रोंदी हुई आवाज और नम आंखें वो इसके दिल में अजीब सा तासुर बर्पा कर रहे थे, जबकि वो मुसलसल अपनी नजरों को इधर उधर जमाए हुए था। खुद से मुंसलिक रिश्तों को अच्छी तरह आगाह कर दे कि मैं यहाँ आपकी मनकूहा की हैसियत से हूँ। आपने कहा था मुझे इज्जत के तहफ्फुज़ की फराहमी के साथ साथ सब कुछ दिया जाएगा जो कि मेरे लिए जरूरी है, तो इसमें इज्जत नफ्स को भी ऐड कर लें। इसने महरोज को अच्छी तरह बावर करवा दिया और कमरे से निकल गई, जबकि महरोज को अंदाजा हो चुका था कि शायद इसकी शैला बेगम से कोई बात हुई है। डिनर के बाद वो जमशेद शाह से मुलाकात करने के बाद शैला बेगम के पास चला गया और ढके छुपे लफ्जों में इन्हें बावर करवा दिया कि वो आज के बाद इस लड़की के लिए किसी भी तरह का गैर मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार ना करें, वरना अगर इसने तलाक का मुतालबा कर लिया तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और शैला बेगम तो गुस्से से मुंह फेर कर बैठी रही। इन्हें लड़की किसी भी सूरत कबूल नहीं थी। बस जल्द से जल्द ये सब मुकम्मल करो और इस लड़की को इस घर से चलता करो। मैं इसे अपने घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका लहजा गुस्से में डूबा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ जमशेद शाह को बेतहाशा खुश थे। इतने एक पल के लिए इसे दुख हुआ कि इसने अपने बूढ़े दादा को धोखे में रखा है। इसने आज तक इनसे झूठ नहीं बोला था और इनके लिए इनके बाबा की तरह थे, लेकिन अब ये मजबूरी थी। कमरे में आने के बाद इसने लैपटॉप खोला और फौरन परिहान की कॉल आ गई। एक नजर सोफे पर सोए हुए वजूद पर डालकर वो टेरेस पर चला गया। इसके सामने वो परिहान का जिक्र नहीं कर सकता था। कुछ देर परिहान के साथ बात करने के बाद वो वापस आ गया। न जाने क्यों बार बार दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही थी कि शायद इसके जागने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही हो। कमरे में आने के बाद इसने दोबारा एक नजर इसे देखा जो अपने ही मुंह पर बाजू रखे सोने की कोशिश कर रही थी। लाइट ऑफ करने के बाद वो भी सोने के लिए लेट गया। अगले आने वाले दिन में इसने खुद को बहुत ज्यादा महदूद कर लिया था। महरोज के करीब भी भटकना इससे गवारा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि इस शख्स के जहन में ये ख्याल आए कि वो इसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए इस अपनी हैसियत का एहसास दिलाती है या इसके करीब आने की कोशिश करती है। जबकि शैला बेगम का रवैया बिल्कुल वैसा ही था। वो ज्यादा सदर जमशेद शाह के रोज बरोज गिरती हुई तबीयत इसे वहशत में मुब्तला कर रही थी। इनकी खुराक के साथ साथ इनकी दवा का ख्याल भी वो खुद रखती। इनके साथ बातचीत करना और इन्हें भी जिंदगी के आखिरी लम्हात में गोया एक बेटी मैसर आ गई जो इनके दिल की हर बात सुनती थी, इनकी खिदमत करती। महरोज से ज्यादा वक्त वो जमशेद शाह के साथ गुजारती थी, जिसके लिए भी इसके दादू की तरह थे शफीक और पुरकशिश इंसान, जिसने बाबा के बाद बिल्कुल बाबा जैसी मोहब्बत दी थी। लेकिन न जाने क्यों जिंदगी की सुड़कती हुई डोर इसे अजियत में मुब्तला कर रही थी। इसे महरोज से ताल्लुक खत्म करने का दुख नहीं था, लेकिन शायद जमशेद शाह और यहाँ आकर वो अटक जाती। इस रोज इसकी निकाह कर दो। हफ्ते गुजर चुके थे। महरोज इस शाम घर वापस आया तो इसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, बाजू पर भी छोटी सी चोट का निशान था। वो बेताब सी होकर इसकी जाने बढ़ी। जो भी था वो इस शख्स के साथ निकाह के रिश्ते में मुंसलिक थी। वो इसके करीब रहता है, इसके इर्द गिर्द और नामहसूस तरीके से वो भी इसके मुतालिक सोचने लगी थी। शायद ये दिमाग का असर होता है। अगर हम दिल से किसी शख्स के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो फिर हम ना चाहते हुए भी इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिस तरह दादू से दुआएं दिया करते थे, जिस तरह हर दुआ में इसे औलाद की नेमत अता करने की फरियाद करते और इसका दिल धड़क जाता। अब वो कहने बताती कि इसे महरोज से किसी तरह की उम्मीद नहीं है और शायद ये सब एक ख्वाब है जिससे वो अपनी आंखों में बुनना ही नहीं चाहती। महरोज के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। इस शाम किसी पार्टी के सिलसिले में शैला बेगम घर पर नहीं थी और खुद जमशेद शाह की तबीयत भी बहुत डिस्टर्ब थी। बुखार की शिद्दत की वजह से वो ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उनकी जानिब से परेशानी और दूसरा महरोज की तकलीफों। क्या हुआ महरोज, आप ठीक है ना? वो बेकरारी से बोले और महरोज ने एक नजर। एक दिन इनकी जानिब से परेशानी और दूसरा महरोज की तकलीफ।
क्या हुआ महरोज, आप ठीक हैं? वो बेकरारी से बोले, मगर महरोज ने एक नजर इसके चेहरे को देखा था। वो बिल्कुल आम से हुलिये में थी, नेवी ब्लू कलर की शर्ट और ट्राउजर, दुपट्टा कंधे पर पड़ा हुआ था। हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। वो फौरन किचन में गई, इसके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लेकर आई और साथ में से पेन किलर निकाल कर दी। इसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे दूध दे दो, मैं ऑलरेडी मेडिसिन ले चुका हूँ, इसने कह दिया और इसने दूध आगे बढ़ाया। इसके हाथ पर छोटी सी चोट आई थी, लेकिन शायद तकलीफ इसकी कमर के निचले हिस्से में थी। मुझे लगता है मेरी कमर पर भी चोट आई है, क्या तुम देखोगी? इसने कह दिया और वो इसकी आंखों में देखती रही। आज तक वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। महरोज ने इसके सामने ही शर्ट के बटन खोले। वो एक हाथ से शर्ट के बटन खोलते हुए शर्ट उतारने की कोशिश कर रहा था, जब इसने आगे बढ़कर अपने नाजुक हाथों से इसकी शर्ट उतार दी। इसके हाथों के लम्स ने महरोज के वजूद में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। दिल धड़का था, लेकिन इसने धड़कते हुए दिल पर काबू पा लिया। वो पलटकर इसकी कमर को देखने लगी, जहां पर बना हुआ नीला निशान इसे हैरत में मुब्तला कर गया। मुझे लगता है आपकी कमर पर चोट आई है। तीर धड़कते हुए दिल के साथ साथ इसके चेहरे पर सुर्खियां फैली हुई थी। इसको सरती वजूद को देखकर एक पल के लिए भी दिल को धड़कन बेचैन होती, वो ऐसे ही शर्ट उतारकर बेड पर लेट गया। औंधे मुंह, क्या आप खाना खाएंगे? मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? इसने दोबारा पूछा। एक महरोज ने नफी में सर हिला दिया। क्या तुम मेरी कमर का मसाज करोगी? इसने पूछ लिया और अनाया हैरत ज़दा रह गई। इसे अंदाजा नहीं था कि महरोज कुछ ऐसा कहेगा। जो भी था, लेकिन वो इसकी बीवी थी और इस वक्त मुश्किल में इसका फर्ज बनता था कि वो अपने शौहर की बात मानती। फर्स्ट एड बॉक्स से वो ऑइंटमेंट निकाल कर ले आई और इसके करीब बैठ गई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, चेहरा सुर्ख था, लबों को कुचलते हुए वो परेशानी का शिकार लग रही थी। शायद इस सोच में मुब्तला थी कि इसे आगाज कैसे करना चाहिए, जबकि वो इसके लम्स का मुंतजिर था। रेहान से मोहब्बत के बावजूद इसने कभी भी इसे अपने करीब नहीं आने दिया। हालांकि कितनी मर्तबा रेहान ने कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा इससे दूर रहा। ऐसे लगता था कि जायज हक के बगैर वो कभी इसके करीब नहीं आएगा, बल्कि किसी के भी नहीं। और आज इसके करीब बैठी हुई लड़की पर वो जायज हक रखता था। एक पल के लिए इसने सारे एग्रीमेंट को भुला दिया। जबकि इसकी कमर पर आहिस्तगी से इसके हाथ गर्दिश करने लगे तो इसकी सांस साकित रह गई। इसने गर्दन मोड़कर इसके चेहरे को देखा था, जो इस वक्त इसके बेतहाशा करीब बैठी थी। घुटनों के बल बैठी इसने अपने हाथ इसके वजूद पर टिका रखे थे। इसे अपनी जानिब देखता पाकर वो कुछ हैरान सी हुई और अगले लम्हे अचानक वो बौखला गई। जब महरोज ने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ खींच लिया, कटी हुई शाख की तरह वो इसके सीने से अटक रही। दोनों की धड़कनें बेतरतीब सी थी। कमरे का बंद दरवाजा, तन्हाई भरा माहौल और दोनों के दरमियान रिश्ता, दोनों के जज्बात इन्हें बेताब कर रहे थे। पेवर्स की उंगलियों में देख रहा था, पेवर्स की आंखों में देख रहा था शिद्दत के साथ, जबकि वो बेताबी से इसे अपने लब कुचल रही थी। महरोज ने हाथ बढ़ाकर नरमी से इसके लबों को आजाद कर दिया। तुम्हारे लब काफी खूबसूरत हैं। वो इसके बेहद करीब सरगोशी कर रहा था, जबकि इसकी सरगोशी पर वो बस सर झुकाए इसको महसूस करती रही। जब महरोज ने अपने लब इसके लबों से जोड़ दिए, वो कयामत खेज लम्हा था जब दोनों एक दूसरे के करीब हुए, बेतहाशा करीब, और एक दूसरे में सिमटे रह गए। इस वक्त दोनों को कुछ भी याद नहीं रहा था, ना ही एग्रीमेंट और ना ही इनके दरमियान तयशुदा शराइत। वो रात मुलाकात की रात थी। दोनों के दरमियान मुलाकात का वो कयामत खेज लम्हा एक ऐसे नए रिश्ते का आगाज कर चुका था जिसके बारे में दोनों को ही अंदाजा नहीं था। अगली सुबह महरोज बेदार हुआ तो खुद को मलामत करती हुई वो काफी देर इसका चेहरा देखता रहा। वो सुकून से इसके बाजू में सोई हुई थी। चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। जबकि जिस वक्त वो बेदार हुई, हैरत ज़दा रह गई। ये सब नहीं होना चाहिए था। इस वाक़े ने दोनों को अजीब से तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया। दोनों एक दूसरे से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अनाया ने चुपचाप अपना कमरा अलहदा कर लिया। सबके सोने के बाद वो महरोज के कमरे में जाने के बजाय दूसरे कमरे में चली जाती, जबकि जमशेद शाह की बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से वो अब अपने कमरे से निकल नहीं सकते थे। शैला बेगम इस पर ऐसी मुसल्लत थी, लेकिन वो भी बेहद हक़ मकदूर कर दिया से अंदाजा था कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। वो इसी को हासिल करने के लिए इसे मोहरा बना रहा है, इसीलिए इसने अपने कदम हटा लिए। महरोज भी खामोश था, इसने कुछ भी नहीं कहा था।
दूसरे कमरे में इसके चले जाने पर भी बस खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन दिल में कौन सी हलचल बरपा थी इससे कोई भी वाकिफ नहीं था। इसका दिल अजीब से तजब्जुब का शिकार था। इससे पहले कि वो कुछ मजीद सोचता, लेकिन जमशेद साहब की बिगड़ती हुई तबीयत ने इसे बिल्कुल लाचार कर दिया था। इन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। इनकी हालत बिल्कुल गैर हो गई थी, बेहाल वजूद, और यूं लग रहा था जैसे कि जिंदगी बस अपने इख्तिताम का लहाफ ओढ़ने के लिए बेताब खड़ी हो। वो बेकरार था, हद से ज्यादा बेताब, और इससे ज्यादा बेताब था वो वजूद जो बार बार मायूस नजरों से अस्पताल के इस कमरे के बंद दरवाजे को देखता और फिर खामोशी से सर झुकाए रोने लगता था। वो क्यों इतनी बेताब थी वो समझ नहीं पा रही। इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन शायद एक अटैचमेंट बन चुकी थी, या फिर इस रिश्ते के खो जाने का दुख। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इस शाम जब डॉक्टर्स ने आकर इसे बताया कि जमशेद शाह हमेशा के लिए जा चुके हैं, तो वो निढाल सा फर्श पर बैठ गया। ये सब कुछ होना था, इसे बहुत पहले से मालूम था, लेकिन इसका दिल इस कदर छलनी क्यों हो रहा था? ये सिर्फ इसकी मोहब्बत थी। बिछड़ जाने का दुख इतना हावी हुआ कि वो बेताब सा होकर रो पड़ा। महरोज शाह को इस रोज इसने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा था। वो इसके करीब आकर बैठ गई। हाथ आगे बढ़ाकर इस रोज इसने पहली बार हक से महरोज के हाथों को थाम लिया था। वो खुद भी बुरी तरह रो रही थी। इसका दिल तकलीफ का शिकार था। इसी शाम जमशेद शाह की तदफीन कर दी गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने इनकी मैयत को ज्यादा देर रखने से मना किया था। इसने शैला बेगम के मुतमईन से चेहरे को देखा। अब बस खेल खत्म हुआ, तुम्हारा कल तक सारे मेहमान चले जाएंगे और तुम भी अपना बिस्तर बोरिया समेट लो, क्योंकि तुम भी इन्हीं के साथ चली जाओगी। वो बस एक दुखी निगाह इनके चेहरे पर डालकर वापस चली गई। लोग इतने बेहिस कैसे होते? वो जानती थी कि रिश्ता आरजी था, लेकिन आरजी रिश्ते भी कभी कभी दिल में मुस्तकिल सरायत कर जाते हैं, और जब से इस शख्स ने इसकी धड़कनों पर अपना नाम साबित किया था, वो तो खुद को इसकी बेताब धड़कनों का मुहाफिज समझने लगी थी। भले इससे दूरी इख्तियार किए रखी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके मुकद्दर में लिखा हुआ शख्स है। लेकिन हकीकत यही थी कि इसे इस घर से जाना था। इस साथ परिहान की कॉल पर वो जमशेद शाह को याद करते हुए रो पड़ा। जब परिहान के अल्फाज इसे हैरत में मुब्तला कर गए। इसमें इतना हैरान होने वाली और गमगीन होने वाली बात ही नहीं है। महरोज, अब हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया है। हम अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। जल्दी से सब कुछ सेटल करके मेरे पास आ जाओ। और परिहान की ये सोच पर वो हैरान रह गया। वो जानती थी कि वो जमशेद शाह के लिए और कितना बेताब रहता था, वो इसके लिए कितनी अहमियत रखते थे, और बजाय इसके केस के गम में बराबर की शरीक होकर इससे यहाँ आकर तसल्ली और दिलासा देती। वो अभी अपने जिद पर कायम थी। इसने चुपचाप कॉल काट दी। कुछ लोग हमारे साथ जज्बाती तौर पर वाबस्ता नहीं होते, वो बस अपनी आसानियों पर नजर डालते हैं। इन्हें बस वही चाहिए होता है जो इनके लिए जरूरी हो। इससे ज्यादा इन्हें किसी चीज की तलब नहीं होती। लैपटॉप को साइड पर रखते हुए वो बैकग्राउंड से टेक लगा गया। जब अंदर दाखिल होने थी तो सफेद दुपट्टे के हाले में चमकता हुआ चेहरा वो अफसुर्दगी से इसके करीब बैठ गई। मुझे अफसोस है परवरदिगार, दादा जान की मगफरत फरमाए। बिला शुबा वो बहुत नेक इंसान थे। इसने दुख से कह दिया। इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। वो बस इसका चेहरा देखता रहा और फिर चुपचाप इसके कंधे से सर टिका गया। वो आहिस्तगी से महरोज शाह के गाल थपक रही थी और वो बेबस होता चला जा रहा था, और फिर चुपचाप इसके कंधे से सर टिका दिया। वाइस्तगी से महरोज शाह की गाल थपक रही थी। वो बेबस होता चला जा रहा था। इस रोज वो जी भर कर रो पड़ा। इससे कोई भी मुखलिस रिश्ता मैसर नहीं था, और अब जमशेद शाह भी इससे मीलों दूर चले गए थे। लेकिन दिल की हालत में वहशत बरपा थी। वो जानता था कि रिश्ता भी इसके हाथ से छूट जाएगा। अगली सुबह शैला बेगम इसके कमरे में दाखिल हुई और इसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। दुख से निपटने का वाहिद हल खुद को मसरूफ कर लेना है, और वह खुद को मसरूफ कर लेना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि तुम इस चेक पर साइन करते चलो, ताकि इस लड़की को आजादी बख्श दो। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इसकी जिंदगी के लिए भी, इन्होंने कह दिया था, और वो अपनी माँ को देखता रह गया। कुछ भी इजाफी सोचने की जरूरत नहीं है। परिहान तुम्हारी मुंतजर है। तुम इस शीट पर साइन करो ताकि मैं ये लड़की के हवाले करूं। और इसने चुपचाप पेंसिल हाथ में लेकर सिग्नेचर कर दिए। वो कमरे से चला गया। शैला बेगम फौरी इसके कमरे में दाखिल हुई और वो जाकर इसके मुंह पर दे मारा। ये रही तुम्हारी रकम और जल्द ही तलाक के कागजों तक
पहुंच जाएंगे, अब तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो। और इसने झुकते हुए वो चेक उठा लिया। शैला बेगम ने हमेशा ऐसा रवैया इसके साथ इख्तियार किया था। ये इसलिए दुख की बात नहीं थी, लेकिन इस शख्स ने इसकी कीमत लगा दी, ये इसके लिए दुख की बात थी। सर झटकते हुए इसने चुपचाप वो दराज में डाल लिया। मेरे ख्याल में मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ये सब कुछ तो पहले ही तय था। इसने अपना बैग तैयार कर लिया। इस शाम वो इसके कमरे में आई थी। कुछ ऐसा था जो इसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। इसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख थी। इसने ऐसा नहीं सोचा था कि जिंदगी ये मोड़ ला देगी, और ये हकीकत भी इस पर आज आश्कार हुई। मैं रोज अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। वो बैग वहीं छोड़ते हुए इसके चेहरे के करीब आई और चुपचाप इसके पास आकर खड़ी हो गई। महरोज ने पलट कर इसके चेहरे को देखा। इससे लगा शायद वो अपने चेक हासिल करने के बाद अब वापस जाने का इरादा रखती है। मैं तलाक के कागजात जल्दी भिजवा दूंगा। इसका लहजा अफसरदा था, लेकिन संजीदगी से लिपटा हुआ। इसने वो चेक चुपचाप महरोज की जानिब बढ़ा दिया। मुझे आज मालूम हुआ है कि आपने रिश्ता किस लिए तय किया था। दादा जान की खुशी के लिए, और मुझे इनसे इतनी मोहब्बत मिली कि मैं अपनी इस बेलोस मोहब्बत को इन पैसों पर कुर्बान नहीं कर सकती। महरोज इसका चेहरा देखता रहा। इसकी आंखों की नमी से पोशीदा नहीं थी। लेकिन ये तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें ये रख लेने चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो हैरत सदा था, लेकिन इसने महरोज का हाथ थामते हुए चुपचाप चेक इस पर रख दिया। मैं यहाँ से जो कुछ लेकर जा रही हूँ वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस एक रात की निशानी जो हमारे दरमियान चुपचाप आकर गुजर गई, और महरोज की आंखें हैरत से उबल पड़ी। वो माँ बनने वाली थी। ये एक ऐसा एहसास था जिसने इसे अपनी लपेट में लिया, और वो वहीं घेरा खड़ा रह गया। वो चुपचाप पलट गई। बैग उठाकर वो इस हवेली से निकल गई थी। वो रुक नहीं पाया। दिल, दिमाग और पूरा वजूद अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया। वो चेक वो इसके हवाले करके गई थी, यानी इसकी मोहब्बत बिकाऊ नहीं थी, जबकि यहाँ से जाने वाली चीज इतनी गैर मामूली नहीं थी कि वो खामोशी इख्तियार कर लेता। लेकिन फिर भी इसे खामोश होना पड़ा। इतना तो इसका हक बनता था कि इस एक हफ्ते में शैला बेगम ने हर तरह से तैयार कर लिया था कि वो परिहान के पास वापस लौट जाए। परिहान भी अपनी इज्जत पर कायम थी। वो तैयारियां कर रहा था, लेकिन जहन के ताने बाने न जाने क्यों एक ही बात पर अटके हुए थे। जबकि दूसरी तरफ वो भाई के घर वापस लौटकर चली गई। भाभीयों के ताने बिल्कुल वैसे ही थे, सख्त मिजाज, लेकिन इस बार इसके लब बुरी तरह खामोश थे, कहने सुनने को जैसे कुछ भी नहीं हो। और कयामत तो इस रोज टूटी जब इस दिन इसकी रिपोर्ट्स निदा भाभी के हाथ लगी और इसने कहराम बर्पा कर दिया। ये मोहतरमा इश्क लड़ा कर आई है। इसके पेट में किसी की गली और औलाद पल रही है। वो साकित रह गई। इसे अंदाजा नहीं था कि वो इसके सामने की छानबीन करेंगी। इसका भाई मुजाहिद तेजी से इसकी जानिब बढ़ा और एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। ये गुल खिलाती रही हो तुम, और हमें तुम कह रही थी कि तुम किसी बूढ़े शख्स की केयर टेकर बनकर वहां रहती हो। आखिर तुम इस नाजायज बच्चे का क्या करोगी? क्या? मुजाहिद का लहजा बहुत सख्त था। वो रो पड़ी। नाजायज नहीं है, मैंने इसके बाप से निकाह कर रखा है। मैं इसकी माँ हूँ, इसे खुद पाल लूंगी, और किसी को भी इसके मामला से गर्ज नहीं थी। सब लोगों ने इस पर बदकिरदारी का लेबल लगा दिया। मुजाहिद ने खड़े खड़े से हुक्म दे दिया कि वो इस घर से चली जाए। निदा ने इसका सामान लाकर सेहन में पटक दिया। जाओ, उठाओ और निकलो यहाँ से। वो सेहन में बड़ी सिसक रही थी जब इस घर का दरवाजा खुला और आने वाले शख्स को देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। इससे आगे बढ़कर इसे सहारा दिया था और फिर अपनी आगोश में समेट लिया। सब लोग हैरान और परेशान खड़े थे। वो बावकार सा शख्स इसका था मुकम्मल इसका। महरोज, इसने हल्की सी सरगोशी की और महरोज ने झुकते हुए इसके माथे पर लब रखे थे। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ अपनी इसी जिंदगी में जहां तुम मेरे लिए लाजिम हो, मलजूम हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। इसमें सब कुछ छोड़ दिया था। परिहान की खुदगर्ज मोहब्बत, शैला बेगम की इज्जत, इसे अगर चाहिए था तो अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि कल इसकी बेटी है किसी ऐसी राह पर चल निकले जो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। ये मेरी बीवी है मिसेस महरोज शाह, और ये बच्चा मेरा है। और अगर आप में से किसी ने दोबारा मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की तो आप लोग अच्छी तरह जान सकते हैं कि महरोज शाह हशर बिगाड़ने में कितना माहिर है। इसकी बस एक धमकी ही कारगर साबित हुई। अनाया को इन खुदगर्ज रिश्तों से कोई मतलब नहीं था। इस रोज वो वापस पलट गई। इसके साथ महरोज की मोहब्बत थी और इसे अपनी सारी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजारनी थी जिसकी मोहब्बत इसके दिल में बुरी तरह
اپنی جڑ قائم کر چکے تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ محبتیں نصیب سے ملا کرتی ہیں اور محبتوں کو ٹکرانے والے لوگ ہمیشہ بدقسمت رہ جاتے ہیں۔